Students, today we will be discussing about what happens when a metal and a non-metal combines together. Now, it's very understanding topic that what happens when a metal and a non-metal will combine together. As of now, we have discussed about the properties of the metals as well as non-metals. We have always checked about their reactions also. Now, what if a metal is reacting with a non-metal? How does it makes a difference? Now, as we have learnt about the metals, that metals, they have the capacity to lose their electrons from the outermost shell, right? So they have the capacity to lose their outermost electrons. Similarly, the non-metals, they have a capacity to gain the electrons in their outermost shell to complete their octet. Let's take an example of sodium and chlorine. Now, if we talk about sodium, the atomic number is 11 and the configuration says 281, right? So sodium will lose one electron. On the other hand, I'm taking chlorine. Chlorine is atomic number 17. The configuration says 287. Now, in order to become chlorine stable, chlorine needs one electron, क्योंकि उसके पास 287 है, यानी कि बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है. अगर उसको वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा. सिमिलरली सोडियम को अगर हम देखें, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? 281. उसके पास बाहर वाली शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. अगर वो उसको छोड़ दे, निकाल दे, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी लास्ट शेल जो है वो 8 से कंप्लीट हो जाती है. तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, राइट? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन एंड इट बिकम्स NaCl. क्योंकि अब सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बना? एक आयन, सोडियम का आयन बन गया. उसके ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज आया जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया. सिमिलरली जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो बन गया Cl नेगेटिव, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो Cl नेगेटिव. अब ये Na प्लस और Cl नेगेटिव जब मिले तो ये बना NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड. अब ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, IONIC, आयोनिक कंपाउंड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. ठीक है. अब इस तरह के बीच में जब इन दोनों को बनाया गया तो आपस में इनका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहा होगा, जिसकी वजह से दोनों कंपाउंड्स, दोनों के दोनों एलिमेंट जुड़े और एक नया कंपाउंड बनाया इन्होंने, NaCl. तो जब ये दोनों जुड़े, सोडियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ा और इसने NaCl बनाया, तो उस टाइम पे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, एक बॉन्ड बनी. उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Clear? So we are saying the ionic bond is a bond which is formed whenever a metal and a non-metal combines together and they form a compound. Similarly, the bond is called as ionic or a electrovalent bond, and that particular compound is called as a ionic or a electrovalent compound. Now we talk about the properties of these ionic or electrovalent compounds, कि हमें पता कैसे चलता है कि ये compound जो बना है ये electrovalent है या ये ionic compound है. How do we get to know? कि हमें पता कैसे चलता है? इसकी कुछ ऐसी फीचर्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिससे हम जज कर सकते हैं. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रॉपर्टी सेज फॉर अ कंपाउंड विच इज़ आयोनिक, वी से इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. मतलब ये पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा. जैसे आप अगर सॉल्ट के पार्टिकल्स को अपने हाथों में लो, अगर आप नमक जो घर में हम यूज़ करते हैं उसको अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, मतलब हल्के हल्के छोटे छोटे दाने दाने से. दोज आर द ग्रैन्यूल्स विच आर देयर. सो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व कि वो ग्रैन्यूल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हैं एंड दे आर वेरी ब्रिटल, दे आर वेरी सॉफ्ट, कि उनको अगर हम तोड़ें तो वो टूट सकते हैं. दे आर ब्रेकेबल. सो वी से दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बट दे आर ब्रिटल इन नेचर. So they are brittle in nature. So first property of the ionic compound says ionic compounds are brittle in nature and they are the crystalline form. The second part says, the second property we can say, the ionic compounds, they are soluble in water. राइट ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल होते हैं. लेकिन ये अदर कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास टोलीन है, बेंजीन है, इस तरह के जो हमारे और केमिकल्स हैं उनके अंदर ये इजीली डिजॉल्वेबल नहीं होते. सो वाटर के अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट डिजॉल्वेबल इन द वेरियस अदर कंपोनेंट्स. देन वी टॉक अबाउट देयर कंडक्टिविटी, कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कंडक्टिविटी में कैसे हैं. सिंस दे आर अ ग्रुप ऑफ आयंस, राइट, क्योंकि इनके अंदर आयंस थे, क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन हुए थे, तो ये ऐसे हैं जिनके अंदर आयंस अवेलेबल हैं. और इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, दैट इज़ फ्लो ऑफ आयंस, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस,
राइट और इसके अंदर भी चार्जेस अवेलेबल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन हुए थे तभी हमारा ये कंपाउंड बना था. सो वी से सिंस दे हैव द चार्जेस इन बिटवीन देयरफॉर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सो दे आर द गुड कंडक्टर्स. इनको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं फॉर द वेरियस रिडक्शंस ऑफ मेटल्स. वी यूज़ देम एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड दे कैन एक्ट फॉर द passage of the electric current. For the passage of electric current they can be used and they are the good conductors. इनको हम good conductors भी कह सकते हैं. Whereas if we talk about the last property which says about the melting and the boiling points. Now since they are the crystalline solids, अब ये crystalline solids इनके बीच में जो bond बनी है वो बहुत strong है, right? जिन्होंने इनको जोड़ा है, जो ionic bond है वो बहुत strong bonds होती हैं. उनको तोड़ने के लिए we need a lot of force. राइट तो इनका जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा था और इसी तरह से जो इनकी बॉन्ड्स को तोड़ना है दैट बॉन्ड टू बी ब्रेकन दैट फोर्स इज रिक्वायर्ड इज टू मच. सो वी से दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत हाई होता है. सो इट्स नॉट वेरी लिमिटेड, इट्स वेरी वेरी हाई. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है. सो 4 प्रॉपर्टीज वी हैव लर्नड अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट वी हैव सेड दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दे आर ब्रिटल इन नेचर. Secondly, we have discussed about the melting point and boiling point that is very high. Then they are dissolvable in water and non-dissolvable in the other solvents like benzene, toluene, etc. And lastly, we said they are the good conductors of electricity. So this is all about the ionic compounds.